हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनडीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर टू कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज का ये पार्ट नंबर 24 है एंड इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के लेटेस्ट सारे 1000 पीवाईक्यूज रहेंगे। तो जरूर से इस सीरीज का हर एक लेक्चर फॉलो कीजिए ताकि इस सीरीज का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सके। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर इस सीरीज को देख लेंगे ना, आपका पेपर 2 के लिए जो कॉन्फिडेंस है, जो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है, सब कुछ एकदम A1 लेवल का हो जाएगा, एकदम टॉप लेवल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और एक्चुअल में हमारा 116 क्वेश्चन। अब आप में से कोई पूछ सकता है मैम 115 क्वेश्चंस कहाँ से गए 1 से लेके, तो वो इससे पहले वाले पार्ट्स में ही, पार्ट 1 to 23 में आपको इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है कोई भी लेक्चर को या मिस किया है तो 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट की सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप जाइए वहां से जाकर उसको कवर कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग इनमें से किस फॉर्म्स के लिए सही रहता है। अब पहले आपको समझना पड़ेगा प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग सिंपली मीन्स जहाँ पे कॉस्ट जो है, ठीक है, वो किस हिसाब से होता है, वो बेसिकली होता है बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आपकी कॉस्ट किसके ऊपर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कुछ गुड्स ऐसे मैन्युफैक्चर होते हैं जिनके गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस में होती है, एक सीक्वेंस में होती है, ठीक है, और उनकी कॉस्ट का पता लगा पाना वो सीक्वेंस के थ्रू ही होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर एक सपोज एक लेस की फैक्ट्री का मैंने देखा था शायद से किसी चैनल पे, तो लेस की फैक्ट्री में कैसा दिखाया था, पहली फर्स्ट एक मशीन है, फर्स्ट स्टेज है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो पोटैटोस रोल करके ऊपर लेके जाते हैं उस मशीन में डालने के लिए। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वो मशीन जहाँ पे ऊपर लेके जाती है, सेकेंड स्टेज में पोटैटोस को वॉश करते हैं। फिर थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, पोटैटोस को पील करते हैं। फिर फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं, उसको ऐसे करके आगे आगे बढ़ता जाता है। यानी बेसिकली लेस बनाना भी क्या हुआ, उसकी भी कॉस्ट कैसे होगी, हर एक प्रोसेस का, वॉश करने का अपना खर्चा है, पील करने का अपना खर्चा है, तो ऐसे करके इसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। वो बोलता है इनमें से कौन सी फॉर्म्स ऐसी हैं जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग होते हैं। अब सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 होगी। सिर्फ ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म्स ही ऐसी फॉर्म्स होती है जहाँ पे प्रोसेस के हिसाब से कॉस्टिंग होगी। क्यों, कि सीधी सी बात है, जब ऑयल रिफाइनरी की बात आती है तो वहां पे भी क्या होता है, ऑयल को पहले क्या होता है, कच्चा ऑयल आता है, ठीक है, फॉरेन कंट्री से, सऊदी और बाकी कंट्री से। उस कच्चे ऑयल को पहले वो लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। पहले सपोज उन्होंने हीट किया, फिर उन्होंने मिक्स किया और मटेरियल्स के साथ, फिर उन्होंने उसको क्या किया, फिर से स्टोर किया, कूल होने के लिए रखा, फिर उसमें उन लोगों ने फिर से क्या किया, क्लीन किया उसको। तो ऐसे अलग अलग स्टेप हो गए ना, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो हर एक स्टेप का अपना अपना खर्चा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। और ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स में ही एप्लीकेबल है। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट फर्म्स उसमें एप्लीकेबल नहीं है, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट होगा उसका जितना खर्चा होगा उसमें कोई प्रोसेस की बात ही नहीं आती है ना। एक जगह से दूसरी जगह, सपोज मुंबई टू पुणे कोई कुछ मुझे लेके जाने, कहां से कहां तक, मुंबई टू पुणे तक, तो से फॉर एग्जांपल उसका खर्चा आ रहा है से फॉर एग्जांपल 5000 रुपए। वही कुछ अगर मुझे मुंबई टू अहमदाबाद लेके जानी है, मुंबई टू सपोज गुजरात लेके जानी, ठीक है, तो उसका खर्चा आ रहा है से फॉर एग्जांपल 13000 रुपए। तो दोनों का खर्चा ही अलग है। क्यों, डिस्टेंस के हिसाब से कॉस्ट वेरी हो जाएगा, खर्चा वेरी हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में तो सीधी सीधी बात है एप्लीकेबल नहीं है, यानी वन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, यानी ये कट गया। अब मुझे क्या चेक करना है, बाकी 3 चेक करनी होती है। फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर फर्म्स, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर फर्म्स जो दवाइयां बनाती है और बाकी अन्य प्रोडक्ट बनाती है, तो दवाइयों में भी ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हर दवाई का कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है ना, हर दवाई का कॉन्सेंट्रेशन लेवल अलग अलग होता है।
कोई ज्यादा पावर की दवाई होती है, कोई कम पावर की दवाई होती है, उसके हिसाब से उसके प्राइस चेंज होते रहते हैं ना, तो इसलिए उसमें भी नहीं हो सकता था। और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फॉर्म्स, इसमें भी नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाला कट गया, टू वाला कट गया, तो सीधी बात है तीनों ऑप्शन कट गए, तो ऑटोमेटिकली आपको थर्ड वाला तो चेक भी नहीं करना पड़ता था, और ऑटोमेटिकली आपसे क्या बन जाता था? ऑप्शन नंबर डी 4 इज योर राइट आंसर। सिर्फ ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स ही ऐसी फर्म्स है जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज किया जाए, ठीक है, उनके लिए अप्रोप्रिएट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 117 क्वेश्चन। बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ट्रेडिशंस एंड एक्सपेक्टेशंस व्हिच आर शेयर्ड बाय ग्रुप मेंबर्स इज कॉल्ड। बोलता है जो पूरा का पूरा एक ग्रुप रहता है, जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं, के सारे लोगों के जो बिलीव्स हैं, जो एटीट्यूड्स है, जो उनके ट्रेडिशंस है, तौर तरीके हैं, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं ग्रुप नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब अनरिटन रूल्स। नॉर्म्स मतलब क्या होता है? अनरिटन रूल्स। नॉर्म्स का मतलब ये होता है अनरिटन रूल्स। सीधी सी बात है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। से फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज का ग्रुप है, ठीक है, आपके कॉलेज के कलीग्स का ग्रुप है, ठीक है, तो उसमें क्या है? आपके ग्रुप से कुछ नॉर्म्स है ना। आप सपोज 4 लोग हमेशा साथ में ही बैठते हो, तो आपके बिलीफ सेम होंगे, आप चारों के, आपका एटीट्यूड भी चीजों को लेकर सेम होगा, आपके ट्रेडिशन तौर तरीके, आप चारों ही में भी से हिंदू हैं तो आप लोग सेम ट्रेडिशन से बिलोंग करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन भी ऑलमोस्ट सेम होगी क्योंकि आपका एटीट्यूड और बिलीफ सेम है, राइट। तो ये क्या हो गया? अनरिटन रूल्स है ना। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहीं पे बैठते हो कॉलेज में, तो आप सेम जगह पे जाके बैठ जाते हो, तो ये क्या है? ये अनरिटन चीजें जो हर ग्रुप के लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। उन सब ग्रुप के लोगों का सेम एटीट्यूड होता है, सेम बिलीफ होता है, तभी तो वो एक ग्रुप में है ना। सीधी बात है, आप ग्रुप में किसके साथ जेल करते हो? जिनके साथ आपकी वाइब मैच होती है, जिनके साथ आपके बिलीफ, एटीट्यूड, ट्रेडिशंस वगैरह सब मैच होते हैं, ठीक है। ग्रुप कम्युनिकेशन तो वैसे भी नहीं हो सकता था। ग्रुप कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस यानी ग्रुप का मिलजुल के रहना, तो मिलजुल के रहना इज नॉट बिलीफ, एटीट्यूड, ट्रेडिशन। जरूरी नहीं है कि ग्रुप उससे मिलजुल के रहे, है ना। और ग्रुप स्ट्रक्चर हो सकता है सपोज कुछ लोगों के बिलीफ सेम हो, एटीट्यूड सेम हो, ट्रेडिशन भी सेम हो, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन अलग हो, उनमें से कोई भी एक भी चीज अलग रहेगी तो कोहेसिवनेस तो नहीं हो सकती, है ना। और ग्रुप स्ट्रक्चर जैसी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे है, क्या है, वो भी आपको अच्छे से क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 118 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स। हमसे क्या पूछा है? इनमें से फॉल्स कौन सी है वो बताओ। हमसे फॉल्स पूछे। आपसे सबसे बड़ी मिस्टेक पेपर में होती है, आप फॉल्स है कि ट्रू है वो अच्छे से रीड नहीं करते हो, किधर उधर क्वेश्चन में नॉट होता है तो आप उसको भूल जाते हो। ऐसी सब गलतियां आपको नहीं करनी। इनमें से फॉल्स कौन सी है वो हमें बताना, ठीक है। अब मेरे को ये दिख रहा है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? पार्टनरशिप से आया है। अगर आपको पार्टनरशिप नहीं पता है, थियरी भी और इसका प्रैक्टिकल भी, तो पार्टनरशिप के लिए ना मैंने अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, चाहिए उसको जाके देखिए। वहां पे मैंने पूरा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का थियरी भी, प्रैक्टिकल भी सब कुछ कवर किया हुआ, ठीक है। उसके सम्स भी आपको कराए हैं जो पेपर में आपसे पूछे जाए, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक स्टेटमेंट, देखते हैं कौन सा फॉल्स है। पार्टनर्स आर नॉट बाउंड कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। बोलता है पार्टनर्स नहीं करने चाहिए बिजनेस अपने फर्म के एडवांटेज के लिए। ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, फॉल्स है। पार्टनर्स आर बाउंड होना चाहिए था। पार्टनर्स के लिए तो जरूरी है ना, अगर हम मिलजुल के पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, मैं अपने फर्म का, अपने बिजनेस का फायदा सोचूंगी ना, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज सोचूंगी ना, सबका फायदा सोचूंगी ना। और यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट बाउंड, इसलिए ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, यानी वन तो फॉल्स है ही, है ना। वन तो फॉल्स है ही। अगर वन फॉल्स है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब मुझे क्या चेक करना है? इन दोनों में वन भी है, और इन दोनों में क्या है? फोर भी है, यानी फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स है। देख लेते हैं। अ पार्टनर में बी एक्सपेल फ्रॉम द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। क्या बोलते हैं? अगर मेरे को किसी पार्टनर को एक्सपेल करना है, एक्सपेल यानी निकालना है, एक्सपेल करना यानी निकालना, तो वो मैं कैसे निकालूंगी? जब बाकी सब पार्टनर्स अग्री करेंगे, कंसेंट देंगे यानी अग्री करेंगे, उसके लिए साइन करेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है
जरूरी नहीं होता है कि हर बार किसी पार्टनर को निकालने के लिए बाकी सबकी कंसेंट जरूरी होती है। और भी कई रीजन हो सकते हैं किसी पार्टनर को निकालने के। मे भी कोई पार्टनर मर गया तो ऑटोमेटिकली निकल गया, है ना। मे भी कोई पार्टनर से अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहता है तो भी वो निकल गया फर्म से, है ना। तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे वर्ड ओनली आ, यानी ये दोनों में से आपको सिर्फ क्या चेक करना है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में से कौन सी रॉन्ग है, कौन सी फॉल्स है। Where a partner is entitled to interest on capital subscribed by him, such interest shall be payable whether there are profits or not। क्या बोलते हैं? अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो वो उसको तभी भी मिलेगा जब उसको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। सीधी बात है, जब प्रॉफिट होगा या नहीं होगा तो उसको तो देना ही है ना, उसको तो देना ही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि वो तो घर का पार्टनर है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 4 आर फॉल्स। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि सीधी बात है, आप क्या दे रहे हो? अपने ही पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हो कैपिटल को। तो अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं है तो आप अपने पार्टनर को तो बोल सकते हो ना कि भाई इस साल प्रॉफिट नहीं है, इस साल हम तेरे को नहीं देंगे, हम तेरे को नेक्स्ट ईयर एड ऑन करके देंगे। तो ऐसा होता है नॉर्मली पार्टनरशिप में, है ना। पार्टनरशिप में हमेशा अक्यूमुलेशन होती रहती है कि अगर एक साल आपने नहीं दिया तो आप नेक्स्ट साल एड ऑन करके देना, नेक्स्ट साल भी नहीं दिया तो तीसरे साल, दोनों सालों का एड ऑन करके देना, ऐसे करके चलता है, ठीक है। और ये थर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली राइट होगा, लेकिन हमसे क्या पूछा था? हमसे फॉल्स पूछा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 119 क्वेश्चन। After concept testing, a firm would engage in which of the following stage in developing and marketing a new product। बोलता है न्यू प्रोडक्ट की डेवलपिंग और मार्केटिंग में कंसेप्ट टेस्टिंग के बाद, एक बार आपका कंसेप्ट टेस्ट हो गया तो आप क्या करो? अब पहले आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट टेस्टिंग है क्या, है ना। कंसेप्ट टेस्टिंग के लिए मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पे। कंसेप्ट टेस्टिंग का एग्जांपल शार्क टैंक से मैं आपको दे सकती हूँ। आपको याद होगा शार्क टैंक पे अगर आपने देखा है तो एक प्रोडक्ट आया था मेंस के हाइजीन को लेके, मेंस के प्राइवेट पार्ट और उनके हाइजीन को लेके ना कोई प्रोडक्ट आया था, ठीक है। तो वो जब पिच करने आए थे ना वो दोनों गर्ल्स, तो उन्होंने क्या बोला था? हमने तो 500 यूनिट्स ही बेचे अभी तक इस प्रोडक्ट। मैंने अभी तक बोला कंसेप्ट टेस्टिंग स्टेज पे, अभी तक उनको पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा, चलेगा भी कि नहीं चलेगा, चलेगा तो किस तरीके से चलेगा, तो उनको अभी तक वो कुछ पता नहीं, राइट। तो उसे हम बोलते हैं कंसेप्ट टेस्टिंग वाला स्टेज। बोलता है कंसेप्ट टेस्टिंग के बाद क्या आता है? टेस्ट मार्केटिंग की, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस की, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सीधी बात है, एक बार आपका कंसेप्ट टेस्ट हो गया तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो? आप नेक्स्ट स्टेप करते हो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। आपका कंसेप्ट टेस्ट हो गया कि ठीक है मेंस हाइजीन के लिए लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? आप अपने प्रोडक्ट की सॉलिड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे। कैसे उस मार्केट में कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, वो सबके तरफ आप काम करना शुरू कर दोगे, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया पता है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल करके एक टॉपिक है आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया। और नॉर्मली आपको मार्केटिंग में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो साइकिल वाले क्वेश्चन है ना, स्टेप्स वाले क्वेश्चन है ना, तो आपको नॉर्मली भी क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता है? एक स्टेप दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका नेक्स्ट स्टेप बताओ या इसका प्रीवियस स्टेप बताओ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कम से कम आपको पेपर में 2 से 4 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और ये टाइप के क्वेश्चन और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जल्दी ही, जिसमें मैं पेपर टू कॉमर्स की आपके साथ क्या डिस्कस करूंगी? पेपर टू कॉमर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूंगी। वो टॉपिक जो हमेशा आते हैं, रिपीटेड टॉपिक जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, रिपीटेड बोलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलो, ये सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए एक सीरीज अलग से जल्दी लेके आने वाली हूँ। तो उस सीरीज में मैं जरूर से ये टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस करूंगी एंड ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून, जल्दी वो सीरीज भी आएगी, उस सीरीज को भी जरूर से उतना ही प्यार दीजिएगा जैसे इस सीरीज को दे रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 120 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू वाउचिंग ऑफ सेल्स। इनमें से कौन सी चीज सेल्स से रिलेटेड है, वाउचिंग ऑफ सेल्स से रिलेटेड है?
डिस्पैच ऑफ गुड्स, सेल्स बुक, डायरेक्ट नोट्स, क्रेडिट नोट्स। सीधी बात है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 and 1। डिस्पैच ऑफ गुड्स सीधी बात है, अगर आप सेल्स के लिए वाउचर्स बना रहे हो तो गुड्स डिस्पैच किए होंगे तभी तो सेल्स का वाउचर बनाओगे और उसकी एंट्री सेल्स बुक में करोगे, है ना। तो सीधी बात है, डायरेक्ट नोट्स तो कुछ नहीं है, क्रेडिट नोट्स की बात नहीं हो सकती क्योंकि ऑप्शन तो हमें 2 ही सिलेक्ट करने, है ना। तो 1 and 2 है, 1 and 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा था? सी में। एक्चुअली आप क्रेडिट नोट्स को भी यूज कर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन बैठ नहीं रहेगा जिसमें क्रेडिट नोट से बेटर क्या हो जाता है? डिस्पैच ऑफ गुड्स हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने 2 and 1 किया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी कॉमन सेंस से हो जाता था सॉल्व, हाँ, इसमें कुछ लॉजिक ज्यादा नहीं था, बेसिक लॉजिक लगाते थे आप अपना एंड सॉल्व हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।